Hello everyone, I'm Saurabh. Welcome you to Bright Beginning YouTube channel, and it's a special video for the aspirants who are preparing for Himachal Pradesh exams. Especially this video is based on the previous year questions which have been asked by the commission HPRCA. ये वीडियो बेसिकली बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि टू नो कि मेरा माइंडसेट क्या होगा। इफ़ यू सी द सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से कवर्ड है, लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटीज़ की नॉलेज हमें जीएस में हेल्प कर सकती है, या उसके अलावा हमें स्टैंडर्ड जो फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे मैं ल्यूसेंट की बात करता हूँ, अरिहंत की बात करता हूँ, उन बुक्स को पढ़कर हमारा काम चल जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चंस में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो बेसिकली फैक्ट बेस्ड है कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट का पता होना चाहिए, अगर फैक्ट पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कमीशन के द्वारा, एंड मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा कि मैं नॉलेज बेस्ड जो हम कंसेप्ट होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, अपना लॉजिकल माइंड पेपर में रैशनल थिंकिंग करके आंसर तक कैसे पहुँचे, है ना। तो यू कैन से दिस इज़ वीडियो बेसिकली बेस्ड ऑन कि मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में होता उस दिन जिस दिन ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेरा इन क्वेश्चंस को देखकर माइंडसेट क्या होता, मैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता, मेरी अप्रोच क्या रहती क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आई हैव सेलेक्टेड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। आने वाले सीरीज़ में या आने वाली वीडियोज़ में आई लेट यू नो बहुत जल्दी कि मैं बता दूंगा आपको कि मैं आने वाली वीडियोज़ में और कौन सी नई टेक्निक्स, कुछ एलिमिनेशन से रिलेटेड, कुछ आप बेसिकली बोल सकते हो कि हमें आप कि एनसीईआरटीज़ के कुछ एक बेसिक चैप्टर्स, अब क्योंकि एनसीईआरटीज़ पूरी नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, तो पेजेस नंबर और चैप्टर नंबर उनके साथ मैं आपको बिल्कुल अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, एग्जाम को टैकल कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आई विल सिंपली गो विद द क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज दैट कि आप बताइए कि बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दे दिया गया है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को जो है एग्जाम्पलीफाई करता है एज पर ओनरशिप डिवीजन इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो क्वेश्चन तो हिंदी में भी मॉड्यूल में आपको जो है स्लाइड में मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अगर आप पढ़ें क्वेश्चन को तो हमें एग्जाम्पल बेसिकली 4 सिचुएशंस दे दी गई हैं। इन 4 सिचुएशंस में बताया गया है कि जैसे कि प्राइवेट अनरजिस्टर्ड ग्रोसरी शॉप इन अ लोकल मार्केट। दूसरा कहा गया है एक स्मॉल इनफॉर्मल आपका जो है टेलरिंग यूनिट जो कि लीगल रजिस्ट्रेशन के साथ चली हुई है। होम बेस्ड क्राफ्ट्स बिजनेस है जो कि मैनेज किया जा रहा है फैमिली के द्वारा। और एक गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक बैंक ऑपरेटिंग अंडर फॉर्मल सेक्टर होगा उसके आगे। तो बेसिकली देखिए हमें एग्जाम्पल या सबसे बेस्ट सिचुएशन बतानी है जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी और आपका जो है ओनरशिप के ऊपर बेस्ड होगी। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार ऑर्गेनाइज्ड और जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर सिर्फ इतना डिफरेंस भी पता होगा तब भी आपका जो है क्वेश्चन जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल और जो है आपका इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है इसके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड पूछा हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइंड होती हैं, वहाँ के रूल्स किस प्रकार से कोई भी फर्म, कोई भी आपकी एंटिटी जो है कैसे वर्क करेगी, उसके रूल्स बहुत अच्छे से डिफाइंड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं ये एकेडमी एग्जाम्पल ले सकता हूँ। ब्राइट बिगनिंग एकेडमी क्या है, ये एक फॉर्मल सेक्टर में चल रही है ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं वो बेसिकली आपके जो है पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, है ना। इनफॉर्मल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई छोटा सा बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस है ना, जो कि फैमिली के द्वारा, फैमिली जिसको मैनेज कर रही है। क्या इसको फॉर्मल में या ऑर्गेनाइज्ड में मैं काउंट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं काउंट कर सकता भाई, है ना। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। एक इनफॉर्मल टेलरिंग यूनिट है। देखिए आपके ऑप्शन में ही पहले ही दे दिया गया है कि इनफॉर्मल, है ना। अगर इनफॉर्मल है तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड के अंडर काउंट किया जाएगा। एक अनरजिस्टर्ड ग्रोसरी शॉप है, रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर? या तो गवर्नमेंट के अंडर हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो गवर्नमेंट के अंडर जो है कोई अनरजिस्टर्ड या प्राइवेट अनरजिस्टर्ड ग्रोसरी है तो बेसिकली जो है ये भी किस में आएगी, ये भी आपकी जो है अनऑर्गेनाइज्ड में आएगी। लेकिन एक गवर्नमेंट ओन्ड
पब्लिक बैंक, जो कि जो है फॉर्मल सेक्टर के अंडर ऑपरेट होता है, ये सबसे बेस्ट जो है एग्जाम्पल माना जा सकता है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर का। ठीक है, इफ यू नो कि आपको इन बेसिक टर्म्स का मतलब पता है ना, इसमें यार मैं क्या नॉलेज बता सकता हूँ, कौन रटवा सकता है इस चीज़ को, है ना। अगर मैं जीएस की क्लासेस देता हूँ तो मैं भी यार इस क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले 2 बार सोचूंगा, है ना, मैंने ये पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि यार बच्चे को इन बेसिक टर्म्स का मतलब बताओ, है ना, कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अगर नहीं है तो आपकी बेसिक अगर आप रीडिंग भी करके जाओगे एनसीईआरटीज़ की, तब भी आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनसून प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर इंडिया। मॉनसून की बात कर रहे हैं ना, कि मॉनसून बेसिकली जो है इससे हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स मेनली ऑन मॉनसून रेनफॉल, है ना। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन मॉनसून की बात करते हैं, तो हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये बेसिकली जो है किस पे डिपेंडेंट होता है, ये इसी मॉनसूनल रेनफॉल के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। तो मुझे पहला ऑप्शन ही जो है बिल्कुल क्लियर आंसर दिखता है ना। उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चंस को हम पढ़े, मॉनसून कंट्रोल्स टेम्परेचर ओनली, देखिए जहां पे यार इतना एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल हो जाता है ना क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में, ओनली जैसा, है ना, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यार क्या मॉनसून जो आपकी मॉनसूनल जो रेनफॉल होती है क्या सिर्फ वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी, क्या उसका क्लाइमेट के ऊपर बेसिकली आपका जो है रेनफॉल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्या। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, इसको तो वैसे ही हम एलिमिनेट कर जाएंगे। दूसरा, मॉनसून रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्नोफॉल, है ना, स्नोफॉल पे भी इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर इंडिया के रिगार्डिंग देखें तो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं मान के चल सकते। उसके बाद आता है मॉनसून इफेक्ट्स, देखिए ओनली टेम्परेचर, और HPRCA जो है ये इन टर्म्स को बार बार यूज कर रहा है, ओनली, बहुत एक्सट्रीम टर्म्स हैं जो इस्तेमाल की जा रही है उसके द्वारा, और ये बेसिकली जो है गलत स्टेटमेंट होती है ना, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर ओनली ये 2 बार यूज हो गई बेसिकली, है ना, ये सेम ही है आपका। ठीक है, तो ये दोनों वैसे भी एलिमिनेट हो चुकी हैं, स्नोफॉल को ही बेसिकली करता है, तो ये भी गलत है, और आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसमें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको अगर आप स्टैंडर्ड बुक, मैं लूसेंट की बात कर रहा हूँ, लूसेंट के अंदर भी ये डायरेक्टली दिया गया, या किसी भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे, है ना, कोई भी जीके की किताब पढ़ोगे, आपको डायरेक्टली ये जो है फैक्ट दे दिया जाएगा कि आपका जो है कौन सी इवेंट थी जिसने हेल्प किया था ज्वाइंट पॉलिटिकल एक्शन बाय हिंदूज एंड मुस्लिम। बेसिकली बात हो रही है कि ये कांग्रेस जो है आपकी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये जो है एक प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अंदर जो है आपका कांग्रेस के अंदर भी नरम दल और गरम दल, इनके बीच में समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है। ये इवेंट जो है कहां पर होती है, ये इवेंट होती है आपकी लखनऊ पैक्ट पे, है ना, लखनऊ समझौता। कब हुआ था लखनऊ समझौता? 1916 में, है ना। लखनऊ के अंदर जो है अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। कौन इसको हेड करते हैं, कौन चेयर करते हैं इस अधिवेशन को, ये आप बेसिकली जो है कमेंट सेक्शंस में बताओगे, है ना। लेकिन देखिए इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पहले दो तीन क्वेश्चन हमने पढ़े, ये हमारी नॉलेज से सॉल्व होते हैं। अगर हम लोग अच्छे से समझें क्वेश्चन को, हम लोग समझने की कोशिश करें कि यार हमसे जो है एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, हम एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें, है ना। तो यू शुड बी थिंकिंग कि हम रैशनली कैसे एग्जाम को सॉल्व करते हैं, एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फैक्ट बेस्ड होंगे तो ये तो फैक्ट से सॉल्व होगा, इसमें आप कुछ लगा नहीं सकते भाई। अगर नॉलेज पता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग जो है उसके बीच में समझौता होता है, नरम दल और गरम दल जो है मॉडरेट आपका जो है एक्सट्रीमिस्ट, है ना, और मॉडरेट्स के बीच में समझौता हुआ था, तो आप इजीली इसको जो है सॉल्व कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें, विच पार्ट कंटेन्स द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिकली हमें मार्गदर्शक मूल्य जो है वो कौन से पार्ट में दिया गया है, कौन सा भाग है भाई। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक द प्रेम्बल,
फंडामेंटल राइट्स, स्केड्यूल्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब भी हम लोग यार प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल को हम बोलते क्या है, संविधान की आत्मा बोल दी जाती है उसको, है ना, संविधान की आत्मा बोल दिया जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी, है ना, तो उनकी एक सोच थी, जिस सोच के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, है ना, वो सोच जो है कहाँ पे बताई गई है, वो सोच दी गई है प्रेम्बल में। ये वही ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है जो रेजोल्यूशन है जो बेसिकली आपके जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही आगे जाकर जो है प्रेम्बल का रूप लेते हैं। तो इसी प्रेम्बल में जो है बताया गया है कि हमारी गाइडिंग वैल्यूज क्या है, और प्रेम्बल को अगर एक बार अच्छे से पढ़ो, है ना, तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली पता लगेगा कि हाँ ये हमें जो है हमारे बेसिकली हमें बताती है कि हम आगे जाकर अपने भारत को कैसा देखने चाहते हैं ना। इक्वालिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है, वहाँ पे बंधुता की बात होती है ना, इन सब चीज़ की। तो ये बेसिकली सिंपली एक लॉजिक बेस्ड बोल सकते हैं हम। अगर पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है तो उसके अंदर तो डायरेक्टली बता दिया गया है कि ये चीज़ें करने का आपको अधिकार है, ये चीज़ें करने का अधिकार नहीं है ना, कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं दी गई। स्केड्यूल्स की बात की जाती है तो स्केड्यूल्स में क्या है, स्केड्यूल्स बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड है। शेड्यूल 1 में बता दिया गया है कि हमारा जो बेसिकली देश है वो एक संघ है, तो इसमें भी कोई गाइडिंग वैल्यूज़ की बात नहीं हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें बेसिकली स्टेट को रोल दिया गया है ना, राज्य को निर्देश दिए गए हैं, है ना। डीपीएसपी को हम क्या बोलते हैं, राज्य को जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, कुछ नीति बताई गई है कि आप कैसे जो है किन सिद्धांतों पे काम करोगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सूट जो होता है वो है प्रेम्बल, है ना। पढ़ा है तो डायरेक्टली हो जाएगा, वरना थोड़ा सा एलिमिनेट करोगे तब भी दो तो कर ही जाओगे ना। उसके बाद बात करते हैं, which of the following option best describes the nature of the directive principles of state policy? ओके देखिए, अभी डीपीएसपी, इससे पहले प्रेम्बल पे आया क्वेश्चन। जब चीजें आती है ना आप लोगों के सामने, देखिए प्रेम्बल से अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता था तो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता कि हाँ भाई जो प्रेम्बल है इसके अंदर एक संशोधन हुआ था, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। प्रेम्बल से सवाल आया है कि प्रेम्बल बेसिकली गाइडिंग वैल्यूज का काम कर रही है। मतलब यार एग्जामिनर चाहता है कि आप प्रेम्बल के जो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 5-10, इसको रटके ना हो, आपको पता होना चाहिए कि प्रेम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो प्रेम्बल का काम क्या है ना। उसी प्रकार से कमीशन ने जो है डीपीएसपी का रोल पूछ लिया है ना। नेचर बताइए भाई डीपीएसपी का क्या है ना, कौन सी इनमें से सही कथन है ना। ये ऑप्शनल है स्टेट के लिए, ऑप्शनल तो नहीं है भाई, है ना। नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, इस ऑप्शन को थोड़ा विचार इस पे किया जा सकता है। लीगली एनफोर्सेबल, तो डायरेक्टली बोला गया है कि डीपीएसपी को जो है कोई भी कोर्ट जो है एनफोर्स नहीं कर सकता, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है यार, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 3 में, उसके बाद आपका आता है डीपीएसपीज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बीच में आपको जो है डिफरेंस समझना होता है। ये डीपीएसपी जो है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या क्या डिफरेंस रखते हैं अपने में, है ना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। तो हमें समझ में आता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें नहीं मिलते हमारे, है ना, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, अगर इनसे हमें वंचित रख दिया जाता है किसी के भी द्वारा, तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये एनफोर्स किए जा सकते हैं आपके कोर्ट्स के द्वारा, लेकिन डीपीएसपी से नहीं किए जा सकते। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इसके ऊपर, किसका बस चलता है, स्टेट का। अगर स्टेट देना चाहे तो दे सकती है आपको एम्प्लॉयमेंट, ये स्टेट की मर्जी है ना। ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर बोल सकते हो कि मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही मेरी स्टेट में, वो स्टेट का विषय, स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एनफोर्सेबल तो नहीं है। बाइंडिंग ओनली ऑन जुडिशरी, तो ये भी गलत है भाई, है ना। सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, न्यायपालिका पर बाध्यकारी नहीं है, इसको देने की जिम्मेदारी आपकी एग्जीक्यूटिव्स की भी है ना, आपके लेजिस्लेचर की भी है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होता है। उसके बाद बचते हैं आपके दो ऑप्शन, इसमें से देखते हैं हम लोग ऑप्शनल फॉर स्टेट, इसको भी हम लोग काट सकते हैं इजीली, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है। यही बात की हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, इसलिए जो है जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस में। स्टेट इनके हिसाब से जो है आपको बेसिकली जो है कहीं ना कहीं
गवर्नेंस कर सकती है आपके ऊपर, है ना, कुछ ना कुछ रूल्स ऐसे ला सकती है। जब हम डीपीएसपीस को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही कई बार जो है क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए लागू होती है, डीपीएसपीस के लिए लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन टू कंट्रीज एग्री टू एलिमिनेट टैरिफ्स एंड कोटास ऑन ईच अदर्स प्रोडक्ट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑन देयर फॉरेन ट्रेड रिलेशंस, है ना, कुछ शुल्क और कोटा समाप्त करने की बात हो रही है ना, टैरिफ्स के बारे में और जो है कोटास के बारे में बात हो रही है। टैरिफ्स क्या होते हैं, बेसिकली जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाती है, उसको हम टैरिफ्स बोलते हैं। और कोटास क्या होती है, क्वांटिटी जितना आप जो है किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर किसी और कंट्री से जो है इंपोर्ट कर सकते हो, वो कोटास होते हैं। अच्छा, अगर दो कंट्रीज के बीच में टैरिफ्स और कोटास को एलिमिनेट कर दिया जाए तो किस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या रिडक्शन होगी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चॉइसेस में? मान लो कि दो कंट्रीज हैं ए और बी, है ना, और ये आपस में कोई सामान को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, और हम लोगों ने जितने भी ये टैक्सेस वगैरह हैं ये सब हटा दिए, जो कोटास हैं, जो क्वांटिटी हम लोगों ने बोली है, ये सब हटा दिया। आप जो है बहुत बेसिकली टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो, क्वांटिटी भी निर्धारित नहीं की गई, क्वांटिटी भी कम आपका जो है बढ़ा दी गई है, तो क्या होगा, क्या कंज्यूमर के प्रोडक्ट चॉइसेस को जो है रिडक्शन होगी उसके अंदर? जब हम यार दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं तो हमारे पास जो है बेसिकली क्या होगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा यार, है ना, प्रोडक्ट्स की चॉइसेस हमें ज़्यादा होगी। अगर हमारी कंट्री में किसी प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन हम कहीं और से अगर इंपोर्ट कर पा रहे हैं बहुत ईजीली, क्योंकि टैरिफ्स नहीं है ना, कोटास बहुत सारे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इससे हमारी जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट की चॉइसेस है ये बढ़ेगी, ना कि घटेगी। सिंपल सी बात है। उसके बाद अराइज इन स्मगलिंग एक्टिविटीज। स्मगलिंग एक्टिविटीज, देखिए स्मगलिंग एक्टिविटीज तब होती है जब आपके टैरिफ्स इतने ज्यादा हैं ना, आपने रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज्यादा बना दिए गए हैं कि हमें किसी और रास्ते से कहीं पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कहीं से एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है ना। तो ये बेसिकली अगर इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं है, अगर आप क्वांटिटी पे आप जो है कोई ऐसा बेसिकली रोक नहीं लगाओगे, तो इससे स्मगलिंग एक्टिविटीज जो है राइज होने के बजाय कम होंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। डिक्रीज इन कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज, जब दो कंट्रीज यार आपस में ट्रेड कर रही है तो उससे क्या होगा, बेसिकली उससे कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडेड गुड्स, ट्रेडेड गुड्स जो होंगे उनके बेसिकली वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, है ना। डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन भी पढ़ते तो आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट, which provision in the Indian Constitution ensures that political parties cannot discriminate solely on the gender? ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन देख के समझते हो कि फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया हुआ है, और डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि जेंडर के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, कौन से ऐसे आर्टिकल ऐसा रोकता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज हमें। तो हम जब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही है, आपकी पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की एंटिटीज की बात हो रही है। जब हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की एंटिटीज की बात होती है कि ये दोनों जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, है ना, किसी का जन्म किस स्थान पे हुआ है, इस बेसिस पे उसके साथ जो है किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। उसकी कास्ट क्या है, उसकी रेस क्या है ना, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, इन बेसिस पे हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, आपका पब्लिक और प्राइवेट कोई भी एंटिटी होगी उसके लिए लागू होता है आर्टिकल 15। अगर आर्टिकल 15 का पता है तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है हमारा ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द ओल्ड स्टोन और पैलेलिथिक एज इन इंडिया डिवाइडेड। इसमें आंसर दे भी दिया गया है, इनटू 3 फेजेस बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स, है ना। जब हम ओल्ड आपके स्टोन टूल्स की बात करते हैं या पैलेलिथिक एज की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो स्टोन के ऊपर ही बेस्ड है, और जो भी आपका टाइम चेंज होगा, जो भी आपका पीरियड बदलता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टोन्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से बदलता है। पहले हम लोग क्वार्टजाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो हिस्सा, मान लीजिए क्वार्टजाइट स्टोन है आपका, उसका पहले कोर इस्तेमाल किया जाता है,
है ना। अगर मैं आपका लोअर पैलेलिथिक एज की बात करूं तो वहां पे कोर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद इसी स्टोन के जो है बाकी हिस्सा बच जाता है उसको तोड़कर उसी के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है, उसी से नए प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं, नए प्रकार के टूल्स बनाए जाते हैं ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स की, तो लिपि या ऐसा लिखा हुआ हमें कुछ मिला नहीं है यहाँ से। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये आगे जाकर जो है नियोलिथिक एज में शुरू होगा, तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एनिमल फॉसिल्स, तो ये भी आपका गलत होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पे सूट करेगा ये स्टोन टूल्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स दैट अ लॉ एनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगता है कि हमारा जो बेसिकली आपकी पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कोई ऐसा लॉ लेकर आई है जो वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन द सुप्रीम कोर्ट टेक, ठीक है। अगर ऐसा कोई नियम बना दिया गया संसद के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंचा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में क्या करेगी, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा और उसको रिपील कर देगा। ये डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। आप जब केशवानंद भारती केस पढ़ते हो तो वहाँ पे ही जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, है ना, कि हम लोग संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, है ना, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करने की हमारे पास पावर है। बेसिक स्ट्रक्चर को हम बदल नहीं सकते, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पार्ट्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर कवर होते हैं, ये आगे समझेंगे हम लोग। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है, डज द इलेक्टोरेट हैव द पावर टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द इलेक्टिव लॉ, ठीक है। ये दल बदल है बेसिकली आपका। जब हम लोग स्केड्यूल 10 पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोगों को जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया गया, और एंटी डिफेक्शन जो है बेसिकली दल बदल के अगर दल बदल जैसी कोई भी चीज़ होती है तो उसके अंदर किसके पास पावर होती है, जो भी किसी भी मेंबर को जो है उसकी पोजीशन से हटा सकता है, तो ये पावर जो है स्पीकर्स के पास होती है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर वहाँ पे स्पीकर होंगे और जो है आपके डिप्टी स्पीकर होंगे, उनके पास पावर होगी। अगर राज्यसभा की बात करें हम लोग तो वहाँ पे चेयरमैन है, ठीक है, उनके पास डिप्टी चेयरमैन है, उनके पास ये पावर होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं, कुछ आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक मिक्स सा जो है आपको दे दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अ कंट्री वांट्स टू अडॉप्ट अ मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम, वन दैट अलाउज फॉर फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन एंड मिनिमाइजेज सेंट्रल कंट्रोल, विच टाइप ऑफ सिस्टम शुड दे कंसिडर, ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि कोई कंट्री है जो कि एक मॉडर्न, है ना, मॉनेटरी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहती है, और सिस्टम क्या कैसा होना चाहिए, एक तो हम लोग जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन है ये बहुत तेज कर सकें, है ना, बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है सेंट्रल कंट्रोल को मिनिमाइज कर सकें। फिएट की बात करते हैं हम लोग तो ये तो सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है आपकी, है ना, सेंट्रली कंट्रोल्ड। फिएट क्या है, बेसिकली आपका रुपी नोट, डॉलर्स, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होती हैं, फिएट मनी बोला जाता है इसको। फिएट मनी बेसिकली वो होता है जिसकी गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, लीगल टेंडर जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऐसे लीगल टेंडर्स जिसकी गारंटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है और ये बैक्ड नहीं होते, किसी भी कमोडिटी से बैक्ड नहीं होते, है ना, उसको हम लोग जो है बेसिकली फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो वैसे ही आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रली कंट्रोल्ड है। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि मिनिमाइज करना चाहते हैं हम सेंट्रल कंट्रोल को, ठीक है। उसके बाद कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी क्या होती है कि जैसे हम गोल्ड के बदले या सिल्वर के बदले किसी चीज़ को एक्सचेंज करें, क्या इसमें हमारी ट्रांजिशन फास्ट होंगी या स्लो होंगी, और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, हमें चाहिए फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन, तो ये भी गलत है। बार्टर सिस्टम आप लोग पता ही है भाई, हमारी जो है हिस्ट्रीज में, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं ना, पुराने समय में जो है ये बार्टर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जो है ये बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है
जो कि फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी करेगी और ये बेसिकली जो है डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। तो आप इजीली जो है इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बेस्ट सुटेबल आंसर, हु फाउंड द सत्याग्रह सभा इन फरवरी। देखिए 1919 में जो ये सत्याग्रह सभा है रॉलेट एक्ट के जब ये प्रोटेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो ये किसने जो है सत्याग्रह सभा बनाई थी? डायरेक्ट आपका जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेवलपमेंटल गोल फॉर अ कंट्री? डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? डेवलपमेंट गोल हो सकता है बेसिकली जहां पे यार कोई कंट्री वहां पे रहने वाले लोगों का विकास करना चाहे, और विकास जो है सिर्फ एक स्फेयर में ना होकर अलग अलग स्फेयर्स में हो, ठीक है। अगर बात करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट बेसिकली सरकारी व्यय करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसको कम कर दिया जाए, तो इससे क्या डेवलपमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी अपनी जनता पे, अपने देश पे, अपने स्टेट पे, तो बेसिकली डेवलपमेंट तो नहीं अचीव की जा सकती, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम, बहुत गलत स्टेटमेंट दे दी गई है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाए, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे। हमें देनी है डेवलपमेंट सभी स्फेयर्स में, ठीक है। वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। इम्प्रूव लिटरेसी रेट, अगर हम लोग जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाएं, है ना, एजुकेशन को प्रमोट करें, एजुकेशन प्रमोट होगी, स्किल को बिल्ड करवाया जाए, है ना, आगे जो है हमारी वर्किंग लेबर बढ़ेगी, तो इससे जो है ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट गोल जो है अचीव किया जा सकता है। पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की वजह से डेवलपमेंट गोल, ये तो बिल्कुल ही बेसिकली गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, है ना, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following scenarios highlights the key problem faced by workers in unorganized sector? किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसको फेस करने को पड़ सकती है? देखते हैं। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इज डिसमिस्ड विदाउट प्रायर नोटिस, कि उसको कुछ बताया नहीं गया और उसको एकदम बेसिकली जो है डिसमिस कर दिया गया जा सकता है। हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं जरा। अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, हमसे पूछा गया अनऑर्गेनाइज्ड, वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे। एन ऑफिस एम्प्लॉय रिसीव्स अ परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस ऑफिस एम्प्लॉय, दोबारा से ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, एलिमिनेट। अ फैक्ट्री वर्कर इज प्रमोटेड आफ्टर 2 years, बिल्कुल बता दिया गया है कि 2 साल के बाद प्रमोशन होगी ही होगी। तो ये आपका बेसिकली जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे सारी चीजें डिसाइडेड है, दोबारा से ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है, हटा दी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ ड्रेनेज बेसिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन की बात करें, जिसको हम लोग कैचमेंट एरिया भी बोल सकते हैं, होगा क्या बेसिकली? ड्रेनेज बेसिन होता है जैसे कि इफ वी टेक आर गंगा रिवर, गंगा रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जहां जहां से उसमें रिवर फ्लो कर कर आ रही है, इसको हम उसका ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं। और रिवर गंगा भी आगे जाकर जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाएगी तो हम वो सारा का सारा जो है किसी भी एक रिवर का ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हैं, कैचमेंट एरिया बोल सकते हैं। तो सबसे अच्छा डिफाइन कहाँ पे किया जा रहा है, डिस्क्राइब कहाँ पे किया जा रहा है? एन एरिया वेयर देयर इज नो रिवर, बिना रिवर के बिना ड्रेनेज बेसिन कहाँ से आएगा भाई? अ सिमेट्रिकल प्लेन बिटवीन रिवर्स, सिमेट्रिकल प्लेन बिटवीन रिवर्स, इसको हम लोग वाटर डिवाइड बोलते हैं, ना कि आपका ड्रेनेज बेसिन। ये है आपका वाटर डिवाइड। अ रिवर डिवाइड बिटवीन टू, बिल्कुल गलत। इट इज एन एरिया वेयर ऑल द वाटर फ्लोज इनटू अ सिंगल रिवर, जो कि यहाँ पे दिया गया है ना, यही बताया मैंने आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन द थिकनेस
ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखो, अगर एक बेसिक डायग्राम भी पता है ना, जब हम इंटीरियर पढ़ते हैं हम लोग अर्थ का, तो हम लोग समझते हैं कि आपका क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 रीजन्स हैं बेसिकली। ये क्रस्ट आपको जो है 2 प्रकार का मिलेगा, एक होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होगा आपका ओशियानिक क्रस्ट। अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हम लोग बेसिकली चौड़ाई की बात करें या मोटाई की बात करें, तो ये बेसिकली 30 से 35 किलोमीटर्स ब्रॉड होता है ना, ज़्यादा थिक होता है। और हिमालय जैसे रीजन में तो इसकी जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर्स तक भी जाती है। वहीं पे अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ये बेसिकली 15 से 20 किलोमीटर तक की थिकनेस रखता है। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों को ये सॉल्व करना है ना। द क्रस्ट हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस एट ऑल लोकेशंस, ओके। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, उससे एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है, हाउ डज द लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन स्पेसिफिकली इम्पैक्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओके। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये जो कीस्टोन स्पीशीज है ना, ये कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स पे। अच्छा, उसके लिए आपको कीस्टोन स्पीशीज का भी पता होना चाहिए। अगर एक सिंपल से एग्जांपल की बात करें हम लोग, जैसे टाइगर फीड करता है डियर्स पे, डियर फीड करते हैं आगे ग्रास पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज जो है टाइगर है बेसिकली, अगर टाइगर जो है इसकी संख्या कम हो जाए, अगर टाइगर्स की संख्या कम हो जाए, पॉपुलेशन कम हो जाए, तो डियर्स की संख्या बेसिकली, इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। तो डियर्स की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके ग्रास लैंड्स पे जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ग्रास के ऊपर जो फीड करता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, आपके इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है एक कीस्टोन स्पीशीज के ना होने से, है ना। टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी तो आपके डियर्स भी बेसिकली जो है बैलेंस मेंटेन रहेगा। इकोसिस्टम में जो है बैलेंस मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस बोलते हैं हम लोग इस चीज को, है ना। तो यहाँ पे बात करें, डायरेक्टली रिड्यूसेस ओवरऑल ट्री कवर, है ना, डायरेक्टली रिड्यूसेस ओवरऑल ट्री कवर, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। इट ओनली अफेक्ट्स, देखिए ओनली दोबारा आया है ना, ओनली अफेक्ट्स हर्बीवोर पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। इट डिसरप्ट्स क्रिटिकल इकोलॉजिकल इंटरेक्शन लीडिंग टू कास्केडिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है बेसिकली, जो इस एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया कि टाइगर्स की अगर पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है तो डियर्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और डियर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ग्रास पे पड़ेगा, है ना। ग्रास जो है, ग्रास लैंड्स जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, और जो इंसेक्ट्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रास के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रास लैंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इसी को हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, है ना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट मटेरियल वाज द, देखिए सिंपल सा फैक्ट है और ये हजारों बार पूछा जा चुका है, कहीं का भी एग्जाम ले लीजिए और हजारों बार पूछा जा चुका है कि ब्रॉन्ज की जो है एक डांसिंग गर्ल मिली थी हम लोगों को हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स थे इसमें, कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो नॉलेज बेस्ड थे। देखिए फैक्ट बेस्ड तो आपको पढ़ के ही समझ में आएगा, अगर आपके पास कंटेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है, उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज किया है, तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है किसी चीज़ की, आपको एलिमिनेशन यूज़ करना आता है क्वेश्चंस को देखकर, आप जो है स्टेटमेंट्स को जो है बेसिकली देख सकते हो कि नहीं भाई। जैसे हमने कितने ही क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जिसके अंदर हम 2 से 3 स्टेटमेंट्स तो वैसे भी एलिमिनेट कर जाते थे, जैसे कि ये देख सकते हो आप लोग, है ना। डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी हम लोगों ने, उसके बाद बेसिकली ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी मनी, यहाँ से हम लोगों को क्या पता था, हम डायरेक्टली पढ़ के थोड़े जाएंगे ये चीज़ें, हमें समझ में आनी चाहिए कि बार्टर सिस्टम से बेसिकली जो है फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन नहीं होगी, इससे और ज़्यादा जो है ट्रांजिशन स्लो हो जाएगी। सिमिलरली कमोडिटी मनी है ना, जब गोल्ड सिल्वर हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, उससे ट्रांजिशन फास्ट होने की बजाय स्लो हो जाएगी। फिएट मनी जो हम रुपी नोट इस्तेमाल करते हैं, यूएस डॉलर्स होते हैं, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जिसमें मिनिमाइज कर सके, सेंट्रल कंट्रोल कम से कम हो सके, है ना, तो ये भी एलिमिनेट हो सकती है। अगर हम इन तीन को एलिमिनेट करें तो हमारा बेस्ट जो फिटिंग आंसर है यहाँ पे वो क्रिप्टो करेंसी ही होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी, है ना, आप लोग समझ पाए होंगे कि किस माइंडसेट के साथ, किस रैशनल थिंकिंग के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है ना, और कैसे हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो हम पढ़ के नहीं गए, लेकिन हमारे नॉलेज के ऊपर, है ना, हमारी एलिमिनेशन ट्रिक्स के ऊपर वो डिपेंड करता है ना। सो होप यू लाइक द वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्द लेकर आऊँ, है ना। थैंक यू सो मच।